पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और इस समय मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, रोशनी एक्ट के मामले में उन्होंने ये बात कही कि मैंने सरकारी अफसरों से ये कहा कि आप जस्टिस गीता मित्तल जो रिटायर हो चुकी हैं अब उनके पास चले जाइए। और उसके बाद उस मामले में जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई वो तभी हुई जब वो मेरे कारण संभव हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास एकड़ों के हिसाब से जमीन थी, महबूबा मुफ्ती के पास एकड़ों के हिसाब से जमीन थी। किस्सा ये कि मेरे साथ खुद एडवोकेट अंकुर शर्मा है, एक जम्मू के चेयरमैन भी हैं, और रोशनी मामले को असंवैधानिक डिक्लेयर करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। एक वकील के नाते इन्होंने किसी कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं किया, इन्होंने अपनी दलील जजेस के सामने रखी, उस दलील के बाद ये मामला बना। आइए इन्हीं से सत्य सुनते हैं कि सत्यपाल मलिक का सत्य क्या है। अंकुर जी, मुझे ये बताइए कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ये जो बयान आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आपके सामने केवल तथ्य ही रख पाऊंगा। वो एक सभा में थे जहाँ पे प्रोबेबली एक इंस्पिरेशनल स्पीच, एक मोटिवेशनल स्पीच वो प्रोबेबली देने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी मुझे लगता है हो जाता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब आपने चूंकि यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तथ्य सामने रखूँ। तथ्य ये है कि 2014 में जब यहाँ पे बीजेपी और पीडीपी की सरकार भी अभी बनी नहीं थी, गवर्नर रूल तो बहुत बाद में लगा। 2014 में एक सीएमपी, सिविल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 48/2014, वो मैंने स्वयं अपने ही नाम पे पिटिशनर इन पर्सन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की और कोर्ट को ये बताया कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये बयान किया गया है कि रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो निवेदन मेरा ये है कि आप इसकी कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाइए। चलिए, उसकी जांच शुरू हो गई। कुछ समय के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम इस कानून को भी चुनौती देंगे, क्योंकि कानून जिस कारण से चुनौती देने योग्य था उसके लीगल डायमेंशंस भी थी, उसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस भी थी। हमने PIL नंबर 41/2014 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, उसको 2014 में कानून को भी चुनौती दे दी। चलते चलते सरकार की तरफ से बहुत बेरुखी रही, सरकार ने पूरा हमें अपोज किया। जिस समय बीजेपी और पीडीपी की सरकार भी आई तो इस कानून के समर्थन में यहाँ पे सरकार खड़ी रही कोर्ट में और हमेशा विरोध करते रहे। जो जांच करनी थी जांच में आनाकानी करते रहे। जांच जिस तरीके से हो रही थी वो बहुत क्वेश्चनेबल था। जिस समय यहाँ पे सरकार भी बनी थी बीजेपी पीडीपी की, उस दौरान भी बहुत सारे लोगों को बचाया जा रहा था। कोर्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स कोर्ट ने 2014 से 18 के बीच में किए। 2018 में कोर्ट ने एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्डर दिया। मुझे बिल्कुल याद है, मैं कोर्ट में एंटर ही किया था। जस्टिस गीता मित्तल जो चीफ जस्टिस थी और जस्टिस आलोक आराधे, इनका बेंच था। तो जो पूरी कारकर्दगी थी स्टेट की, सरकार की, पिछले इतने वर्षों में, पिछले 4 से अधिक वर्षों में, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 से 18 के बीच की जो कारकर्दगी थी, उसको देखते हुए कोर्ट ने उस दिन ये आदेश पारित किया कि इस कानून के तहत जितने भी लोग बेनिफिशरीज हैं वो अपनी मिली हुई ज़मीन को ना बेच सकते हैं ना उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया, एक ब्लैंकेट स्टे पास कर दिया और ये कह दिया कि किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कोर्ट ऑर्डर के, इन जमीनों के संबंध में नहीं हो सकती, जिससे पूरा सरकारी तंत्र सख्ते में आ गया। आपने देखा कि यहाँ पे बेनिफिशरीज तो कुछ पॉलिटिकल बेनिफिशरीज तो थे ही, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो बाबू थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनकी भी बहुत बड़ी एक जमात थी। इन्होंने षड्यंत्र ये रचा और फिर सत्यपाल मलिक ने काम ये किया कि इन्होंने 2018 में उस कानून को रिपील कर दिया। जब ये राज्यपाल थे और जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी, जब ये राज्यपाल थे, कोर्ट से ऐसा आदेश आ गया जिससे सारे बेनिफिशरीज सख्ते में आ गए। जिन लोगों ने भी मलाई खाई थी, जो बड़े बड़े लोग थे, वो सख्ते में आ गए। तो अब एक साजिश रची गई सरकारी लेवल पे कि हम कोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि पिछला तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत बुरा है, हम इस कानून को रिपील करते हैं। खत्म नहीं हुआ, एक तरीके से रिपील किया और ये कह दिया सत्यपाल मलिक जी ने अपने ऑर्डर में कि जिन जिन लोगों को इस कानून का बेनिफिट मिल गया है उनको वो बेनिफिट मिला रहेगा। यानी जिन जिन लोगों को जमीन के मालिकाना हक मिल गए हैं, कानून से कह दिया कि ये सेव्ड है, ये मिले रहेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपने ध्यान से सुनना है कि सत्य क्या है और सत्यपाल मलिक क्या रहे हैं।
तो देखिए जो बेनिफिशियरीज थे उनको प्रोटेक्ट कर लिया गया, जो पेंडिंग एप्लीकेशंस थी जिन पे पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से 16 वर्षों से कुछ नहीं हुआ था वो खारिज हो गई, बेनिफिशियरीज को प्रोटेक्ट कर लिया। इसे कानून को खत्म करना नहीं कहते। हमने फिर उस ऑर्डर को भी, उस कानून को भी जो एक लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन थी उसे भी चुनौती दी। जब हमने उसे चुनौती दी, वो PIL 6 नंबर था उसका 2018 की ही 2019 की, क्योंकि वो लास्ट में हुआ था, मुझे याद है नवंबर दिसंबर में ये सत्यपाल मलिक का ये ऑर्डर आया था। तो हमने इस सेविंग क्लॉज को भी चुनौती दे दी अलॉन्ग विद द पेरेंट एक्ट, जो रोशनी एक्ट था, कि आप इस सेविंग क्लॉज को भी खत्म कीजिए। जो बेनिफिशियरीज हैं उनको इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है, क्योंकि कानूनी अब इनिशियो गलत है। तो वो होते होते मामला 2020 तक पहुंचा, जांच भी चल रही थी, बहुत सारे लोगों के नाम भी आए। जिन लोगों पे FIR लगी रोशनी स्कैम में, उन्हें यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइज़र तक बनाया गया। उस समय एडवाइज़र बने रहे ये, जिस समय मतलब एडवाइज़र बनने से पहले ही FIR लगी थी। अच्छा, वो सब चीज़ें हुई तो एक कोर्ट का बहुत कड़ा रुख धीरे 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 बनता जा रहा था। तो ग्रेजुअल प्रोसेस में 2018 के बाद 2020 में अक्टूबर में जाके लगातार मैराथन हियरिंग्स इस पे चली, बहस हुई, पूरा कोर्ट ने एक एक पन्ना देखा। एक आपको रोककर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर क्या रिमार्क्स पास किए थे जस्टिस गीता मित्तल ने, और ठीक तरीके से आप बताएं ताकि सत्य पता चले, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी सरकारी अफसरों को मैंने कहा कि आप जस्टिस गीता मित्तल के पास चले जाएं। नहीं, उसमें उन्होंने शायद प्रोबेबली एक रेफरेंस दी कि फिर मैंने कुछ लोगों को कहा कि आप कोर्ट में चले जाएं। मे बी जो आप कह रहे हैं प्रोबेबली मैंने भी शायद उस वीडियो में थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। उन्होंने बोला कि शायद मैंने लोगों को कहा कि आप कोर्ट में चले जाएं। तो मैं उसे इस तरीके से नहीं देखता कि अफसरों को भेजा गीता, मतलब हालांकि आपने सुना होगा, मैं कोई आपको काट नहीं रहा या नहीं ठीक। हाँ, तो ही जस्ट वांटेड टू से कि अब सबको पता है कि कोर्ट से ये हुआ है, तो कुछ एक 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 पर्दा डालने के लिए एक वो सारी चीजें, अच्छा दैट हैपेंड। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अक्टूबर 2020 में फिर वो पूरी मैराथन हियरिंग्स हुई, पूरा एक एक पन्ना कोर्ट ने देखा, एक एक चीज देखी, और अंतोगत्वा कोर्ट ने रिजर्व किया ऑर्डर, और फिर अक्टूबर 2020 में एक जजमेंट दी डिटेल्ड, जिसमें उन्होंने इस एक्ट को एब इनिशियो वॉइड डिक्लेयर किया। एब इनिशियो यानी पैदाइश से ही ये असंवैधानिक था। और उसके बाद कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट जो काम किया वो ये कहा कि इस कानून के तहत जितने भी मालिकाना हक दिए गए हैं वो सब खारिज किए जाते हैं, जितनी भी म्यूटेशंस एंटर की गई हैं वो सब खारिज की जाती हैं। और अधिकारियों को चेतावनी दी, अधिकारियों को आदेश दिए कि आप तमाम जो स्टेट लैंड की इंक्रोचमेंट हुई है, तमाम जो स्टेट लैंड की ओनरशिप अंडर दिस रोशनी एक्ट, जिस शैम एक्ट के तहत मिली है, उसे खाली करवाएंगे और वापस लेंगे। अधिकारियों के ऊपर सख्त टिप्पणियां थी, चीफ सेक्रेटरी तक की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की कोर्ट ने, और ये कहा कि समयबद्ध तरीके में आप कार्रवाई करवाएंगे। कोर्ट ने साथ ही साथ इस मामले की जांच को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को भी सौंपा, इस आधार पे कि ACB जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इट वॉज हैंड इन ग्लव्स विद द एनक्रोचर्स। ACB का जो चरित्र था वो चरित्रहीन था। ACB का जो इंस्टीट्यूशन था वो मैला हो चुका था। ACB का इंस्टीट्यूशन जो था वो चोरों के साथ मिला हुआ था। तकरीबन इस तरीके की सभ्य भाषा में जो टिप्पणियां हो सकती हैं वो सब की गई। बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में पर्सनली रिमार्क्स भी इसमें डाले गए। आपको याद होगा भाजपा के मंत्री अब्दुल गनी कोहली, इनके विरुद्ध भी जो केस था वो इसी केस में जुड़ा हुआ था, और उसमें कोर्ट ने बहुत कड़ा संज्ञान लेते हुए ये ऑब्जर्वेशंस दी कि किस तरीके से एक SSP विजिलेंस के एक SSP ने ये पर्दा डालने का काम किया। रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केस मेकआउट होता है, और उसके बाद भी ये झूठ बोलते हैं, रिपोर्ट्स चेंज करते हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के रिमार्क्स के साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार, यहाँ की विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से आजकल जानी जाती है, जो पटवारी, चपड़ासी, क्लास 4 उनको पकड़ने का काम करती है, ऊपर लेवल इनका नहीं जा पाता, उनके बारे में ये टिप्पणियां की और CBI को इन्वेस्टिगेशन सौंपी। तो ये तमाम पूरे वो तथ्य हैं। अब एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीच देते समय कभी कभी पीपल में जंप द गन, और उस रिपील को और जो प्रोटेक्शन दी थी उसके ऊपर डालने के लिए, चलिए ठीक है मैंने कर दिया, वी हैव नो क्वारल्स विद सत्यपाल मलिक, ठीक है उन्होंने बोला, कम से कम चीज़ें बयान करते रहते, बीच बीच में बम फोड़ते रहते हैं, और ये भी फूटा है। लेकिन मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक जी के ऊपर अब ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नामों को पब्लिक करें। बीजेपी के वो कौन व्यक्ति थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक यहाँ रोककर आपसे ये समझना चाहूंगा, ये कितना गंभीर आरोप है अपने आप में कि अंबानी परिवार, RSS के एक सीनियर अधिकारी, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती के पार्टी के एक मंत्री के बारे में उन्होंने कहा है, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का करीबी बताते हैं। 150 करोड़ रुपए की मुझे ऑफर आई। पहले तो अंकुर जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये संभव है
कि आपके चरित्र में है, आप बिल्कुल करप्शन को बर्दाश्त भी नहीं करते, और दो सेक्रेटरी आपको आकर कहते हैं जी 150 करोड़ ले लीजिए और काम हो जाएगा। ये आप मतलब किस हद तक आपको सत्य लग रहा है और ये कितना गंभीर है अपने आप? नहीं, देखिए, ये सत्य ही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति का एक पब्लिक वक्तव्य है। यू हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव हिम। वो एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिसका उन्हें पर्सनल नॉलेज है, और जिन ट्रांजैक्शंस में वो स्वयं यहाँ पे थे। लेकिन उन पे अब ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम बताने की, और एलजी मनोज सिन्हा पे ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सुओ मोटो इस स्टेटमेंट की कॉग्निजेंस लेके अपनी एजेंसीज को दौड़ाएं उन लोगों के पीछे, और वो फाइलें मंगवाएं, वो फाइल्स मंगवाएं, उसमें क्या हुआ, किस हद तक चीज़ें आगे गईं, कौन वो लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें ऑफर की। मुझे लगता है कि एक एफआईआर इस केस में तत्काल प्रभाव से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को दायर करनी चाहिए। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा अंत में कि रोशनी के मामले में सारी मेहनत करें प्रोफेसर एस के भल्ला, अंकुर शर्मा, एडवोकेट शेख शकील, लेकिन उसके बाद एक पूर्व राज्यपाल, इस समय मेघालय के राज्यपाल, जब इस तरह की बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं जम्मू कश्मीर में करप्शन की इंतहा ये है कि बाकी सब जगह 5% कमीशन लेते हैं, यहाँ 15% कमीशन लेते हैं, ये गंभीर आरोप भी लगाया है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों का संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेना होगा और एक सीबीआई से इंक्वायरी जो है इस सारे मामले में करवानी होगी, ताकि पता तो चले ये 150 करोड़ कहाँ से? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के सामने तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इनके पीछे दौड़ाएं। किन किन क्षेत्रों में कमीशंस दी जाती हैं, किन किन कामों के लिए कमीशंस ऑफर की जाती हैं, ऑफर नहीं की जाती, यहाँ पे ली जाती है बाबूडम के द्वारा, और जो पॉलिटिकल क्लास भी जिसमें हैंड इन ग्लव्स है, अभी भी है। बहुत सारे ठेकेदार बने हुए हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, अभी बहुत सारे ठेके लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। माइनिंग माफिया यहाँ पे काम कर रहा है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, उसके अलावा लिकर माफिया, जिस तरीके से सारा ये चल रहा है। आपने बहुत सारे पब्लिक डोमेन में ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी देखी होगी जिसको देख के पता चलता है कि जब तक पूरे सरकारी तंत्र का इस व्यक्ति पे, इस संगठन पे हाथ ना हो, तब तक आगे चीज़ें इस तरीके से ये नहीं कर सकते। एनी वो सब चीज़ें चल रही है। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि इस चीज़ की एक सर्जिकल अप्रोच के साथ एक सर्जरी की जाए। एंड आई थिंक मनोज सिन्हा जी के ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज़ टू डिलीवर। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन पे समझते हैं कि उनका पूरा कंट्रोल है, आई थिंक ही शुड डिलीवर। अगर वो समझते हैं कि वो यहाँ के एलजी वाकई में है और उनके डिसीजंस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और करप्शन के वो साफ खिलाफ है, तो ये सफिशिएंट एक सफिशिएंट स्टेटमेंट है एक व्यक्ति के द्वारा, जिसके आधार पे एक व्यापक जांच करवाई जा सकती है। आप एसीबी से ना करवाएं, आप सीबीआई को केस रेफर करें। एसीबी में भी ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो प्रोबेबली इम्पार्शियल ना रह पाएं। तो इसीलिए एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया जाए, इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए, सीबीआई के ऑफिसर्स प्रोबेबली डाले जाए, और इस व्यापक तौर पे, और ये सत्यपाल मलिक जी के पास जाके, मेघालय में जाके उनके भी पूरे बयान लिए जाए, पूरी डिटेल्स ली जाए। ही कैन नॉट विदहोल्ड। वो संवैधानिक पोस्ट पे बैठेंगे, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के शीर्ष पदों पे बैठेंगे, और बस सिर्फ चाबी लगा के चले जाएंगे। गाड़ी आगे भी तो चलानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अंकुर शर्मा। आपने सुन लिया, उन्होंने ये कहा कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें ये चैलेंज लेना होगा और एक इंक्वायरी सीबीआई से करवानी होगी, और लेफ्टिनेंट और राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल हैं, उनसे भी ये सवाल पूछना होगा कौन लोग थे वो जो 150 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे, और ये भी उनसे पूछना होगा कि ये 5% कमीशन और ये 15% कमीशन के बारे में अगर उनको जानकारी है तो उन्होंने कहां पर ये सुना, किसने उनको ये जानकारी दी, और कैसे ये सारी चीजें उनके संज्ञान में आई। ये सब चीजें इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, और इस मामले में सीबीआई की जांच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को करानी पड़ेगी।